नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है डीडी बिहार के सबसे चहीते कार्यक्रम दिशाएं में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अंकिता किरण। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं और किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का वास्तविक धन है। अर्थात अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है तो हमारे पास सब कुछ है। हम अपने हर कार्य को पूर्णतः कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर सकते हैं और जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं उसे बखूबी पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज जो हमारे कार्यक्रम दिशाएं का चर्चा के विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पैथोलॉजी में रोजगार के अवसर के बारे में। पैथोलॉजी के बारे में हमने तो यूँ तो बहुत ही सुना है कि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, खून के जांच के बारे में हम जानते हैं कि हमारे अगर शरीर में कोई भी खराबी आती है, विकार आता है, तो हम अपने ब्लड टेस्ट के माध्यम से उस बीमारी का निजात कर पाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे विशेषतर पैथोलॉजी के नए अवसर या नए आयाम के बारे में। इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, उन सभी के बारे में आज विशेषतर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपके बीच रूबरू करा दूं हमारे बीच मौजूद विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पूनम प्रसाद भदानी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम दिशाएं में आने के लिए। मैं बता दूं दर्शकों कि डॉक्टर पूनम प्रसाद भदानी जो है एम्स पटना में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही साथ विभाग अध्यक्ष भी हैं और इसके साथ साथ एसोसिएट रिसर्च डीन भी हैं। तो चलिए दर्शकों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातों के सिलसिले को जारी रखते हैं। मैम, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपने MBBS करने के बाद पैथोलॉजी को ही क्यों चुना? और भी रोज़गार के अवसर होते हैं और भी, जैसे हम विशेषज्ञता के बारे में बात करें डॉक्टर के क्षेत्र में, तो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन आपने ये विशेषतर क्यों चुना? इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, इस विभाग को क्यों चुना? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, हमारे खासकर युवा पीढ़ियों को बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए और इसकी जानकारी देने के लिए। मैंने MBBS की पढ़ाई की। MBBS पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि MBBS में ही अलग अलग विषय की पढ़ाई होती है और बीइंग अ फीमेल, मैं लड़की हूँ जी, और MBBS के समय शादी हुई। क्लिनिकल साइट में समय बहुत देना होता है, तो मैंने लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत आगे जाने वाला ब्रांच है, मैंने इसको चुना पैथोलॉजी को, क्योंकि इसमें एक फाइनल डायग्नोसिस जो होता है वो पैथोलॉजिस्ट ही दे सकता है। और जितनी जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो और सही डायग्नोसिस हो पैथोलॉजी विभाग के द्वारा, ये ब्रांच बहुत ही आगे जा चुका है, इसलिए मैंने ये ब्रांच चुना। ये थोड़ा एक चैलेंजिंग ब्रांच है और अच्छे कैरियर की इसमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रहती है। जी, तो आपने, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप अपने कार्य के साथ साथ अपनी फैमिली को भी देख पाती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये चैलेंजिंग भी है, ये गौर करने की बात है। बिल्कुल। तो मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि एम्स पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आप लेक्चरर हैं, एक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं, तो हमें, हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से विषय हैं जो आप विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं, इसके बारे में विवरण दें। एक मेडिकल कॉलेज में अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती है और इसमें पैथोलॉजी भी एक विषय है। जी जी। जो शुरू में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सेकंड MBBS में जब आते हैं तो ये बीच का चीज़ है, ये बेसिक साइंस और क्लिनिकल को जोड़ता है पैथोलॉजी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहा है। इसके बहुत सारे ब्रांच है। लोगों में ये जानकारी है कि एक खून का ड्रॉप देकर और उससे जांच होती है जी, लेकिन ये बहुत तरह के ब्रांच हैं पैथोलॉजी में। कुछ ब्रांच, किसी चीज़ में पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आते हैं और जो एक बूंद खून से, जो आपने कहा था शुरुआत में कि एक बूंद खून से बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है, बिल्कुल सही कहा आपने जी। एक बूंद खून से बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको देखकर हम मशीन पर उस खून को चलाकर और पता कर सकते हैं कि
बच्चा या बड़ा या कुछ भी अगर बहुत कमज़ोरी हो रही है या किसी तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उससे हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और इस ब्रांच का इतना इम्पोर्टेंस है जल्द डायग्नोसिस देने पर और अच्छे डायग्नोसिस देने पर कि इवन कैंसर भी जो लोग बोलते हैं वो भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और पैथोलॉजी में बहुत ब्रांच है, जैसे मैं कुछ ब्रांच के नाम गिनाऊं। मेरी एक्सपर्टीज़ टिश्यू पैथोलॉजी में है, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। अच्छा। एक ब्रांच होता है साइटोपैथोलॉजी, जिसमें हम सुई के तरह से एक एक सेल निकालते हैं। अगर एक गांठ हो गया, कहीं पे भी गांठ हुआ, तो उससे सेल निकालते हैं। उस सेल को देखकर हम बता सकते हैं कि उस सेल में क्या गड़बड़ी है, वो उसमें कैंसर है या नहीं है। दूसरा होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये ब्रांच जो है जिसमें पानी भर गया, बहुत लोग सुनते होंगे कि छाती में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, पेशाब का जांच हो रहा है। उससे बहुत सारी बीमारियों का हम पता कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या किसी ट्यूमर की और किसी खतरनाक बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है। इसीलिए बहुत जल्दी अगर कुछ साइन सिम्टम्स हैं तो लोगों को जांच जरूर करवाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। और तीसरा ब्रांच है हिमेटोलॉजी, हिमेटोपैथोलॉजी, जिससे ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है ये ब्रांच, जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे बच्चे अगर पेट में हैं उस समय भी हम बहुत सारी मदर में कैरियर, आप सुनती होंगी कि थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया है, ये सब कंजेनाइटल बीमारियां हैं जिसको हम पता कर सकते हैं शुरू में ही कि किस तरह की बीमारी हो रही है। तो लोगों में ये जानकारी अभी नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंस है। लोग सोचते थे पहले पैथोलॉजी का मतलब है खून का जांच और पेशाब का जांच, ये पैथोलॉजी नहीं है। अच्छा, ये फाइनल डायग्नोसिस देता है। और आज के एरा में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है और आज के एरा में अगर हम फाइनल डायग्नोसिस देते हैं तो टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। एक ब्रांच है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, जिसमें हम जीन में चेंजेस देखते हैं और उससे जैसे लंग कार्सिनोमा हुआ, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हुआ और ब्रेस्ट कार्सिनोमा हुआ, सर्वाइकल कार्सिनोमा हुआ, तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चलाती हैं जिससे लोगों की कोई जानकारी नहीं है, बोलने के बावजूद भी लोग हिचकते हैं सामने आने में। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट जांच है जो लोगों को कराना चाहिए। शुरू में ही उस बीमारी को हम रोक सकते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस है। आजकल के बच्चे तो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। एम्स पटना में MBBS के साथ मेरे विभाग में MD का भी कोर्स है और क्योंकि MBBS के समय में आजकल के बच्चों को ये पता चल रहा है इस ब्रांच का इम्पोर्टेंस, तो वो हमारी एक भी सीट खाली नहीं जाती है, शुरू में ही भर जाती हैं। अच्छा। क्योंकि लोगों को ये जानकारी है और पता चल रहा है कि इस ब्रांच का क्या इम्पोर्टेंस है। तो कितनी सीटें होती हैं जो आपने बताया MD कोर्स के बारे में, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? बेसिक क्राइटेरिया है कि MBBS करना है जी। बिना MBBS किए आप पैथोलॉजिस्ट बिना MD किए नहीं बन सकते हैं। अच्छा, उसमें MBBS के बाद MD की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब ये सब्जेक्ट वाइज होता है कि मैंने पैथोलॉजी ब्रांच को चुना और उस पैथोलॉजी के विषय में ही केवल पढ़ते हैं। तो हमारे पास जैसे MBBS के ज़्यादा बच्चे होते हैं और MD में जो ब्रांच है वो हमारे विभाग में जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनके आधार पर मिलते हैं, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड है। एक प्रोफेसर के अंदर 2 लोग ही MD कर सकते हैं। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में कितने प्रोफेसर हैं, कितने एडिशनल प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाते हैं और नंबर ऑफ पैथोलॉजिस्ट के हिसाब से ही हमें MD डिग्री कोर्स के लिए कैंडिडेट मिलते हैं। उस चीज़ के लिए भी इंस्पेक्शन होता है और हमें बताया जाता है कि आपका कॉलेज इतने MD स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक हुई। MBBS के बाद हम MD किए, अब हमारे स्पेशलाइजेशन हो गया पैथोलॉजी में। मतलब हम केवल अब पैथोलॉजी से ही रिलेटेड केसेस देखेंगे और पैथोलॉजी बहुत आगे ब्रांच बढ़ चुका है और हम पैथोलॉजी बिना पैरामेडिकल स्टाफ के नहीं कर सकते। ये भी एक कोर्स है जिसको हम DMLT और BMLT कहते हैं। इसके लिए बेसिक डिग्री 10+2 चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है लोगों को जानना। अगर आपका बच्चा
MBBS नहीं कर पाया उसे, और उसका साइंस है 10+2 में, तो जनरल कोर्स में MSc कराने से अच्छा आप किसी टेक्निकल कोर्स में उसे डालें, और उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है जी। पैथोलॉजी में, क्योंकि रिसर्च का भी बहुत स्कोप है। हम ये देखते हैं कि क्या चेंजेस आए सेल में, एक इंडिविजुअल सेल हम देख सकते हैं, उस सेल में क्या चेंजेस आए और क्यों ये बीमारी हुई जी। इसका भी पता करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आज के समय में बहुत फैक्ट्री खुल रही हैं, जी। हर एक के पास बहुत गाड़ियां हैं, तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। हमारे खाने पीने का सब तरीका बदल गया है। जी। खाने पीने में आजकल के बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जंक कहा। फूड खाना चाहते हैं तो खान पान बदल गया। इसके कारण बहुत तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है यंग जनरेशन में बहुत कैंसर हो रहे हैं। क्योंकि मेरा ब्रांच में और मेरा इंटरेस्ट है हिस्टोपैथोलॉजी में, तो ये हम लोग देख रहे हैं। और हमारा एम्स पटना एक टर्शरी केयर सेंटर है, लोग वहाँ भेजते हैं, और क्योंकि उम्मीद है लोगों को कि वहाँ सही जांच होगा। इस सही जांच के लिए बहुत तरह की फैसिलिटी चाहिए। हमारे एम्स पटना में हम लोगों ने एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं, जी। जी। वो भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिससे हम ये बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी इसको है, जिससे क्लिनिशियन वो बिल्कुल टारगेटेड थेरेपी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। उनको मदद मिलती है। उन्हें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे डिस्कस करते हैं क्लिनिशियन कि ये इसको साइन सिम्टम्स है, अगर आप देखिए क्लिनिकली हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बीमारी होनी चाहिए, और हम लोग उसको फिर प्रूफ करते हैं कि यस ये है या दूसरी बीमारी है। बहुत बार बहुत सारी बीमारियों में, जैसे बहुत सबसे कॉमन बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, उसमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ये जानना होगा कि हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और न्यूट्रिशन। आज के बच्चे बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, और एक बहुत नया फैशन आ गया है बारबेक्यू, जी। सिका हुआ चीज़ हम बहुत खा रहे हैं। इसके चलते गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। जब मैं रिपोर्टिंग करने बैठती हूँ और जब देखती हूँ कि ये क्या 20 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा, उसे कैंसर डेवलप हो रहा है, बिल्कुल ही चेंज हो गया आज के सिनेरियो में। जी। तो थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में भी, अभी हम लोगों का कॉलेज फाउंडेशन डे हुआ था, तो हम लोगों ने हेल्थ एग्जीबिशन लगाया था स्कूल के बच्चों को अवेयर करने के लिए कि खाना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी ना खाओ, बट अपने डेली के रूटीन में इन चीज़ों को नहीं लाना है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है। जी। और पेरेंट्स को भी बच्चों को समझाना होगा, और बच्चे सबसे ज़्यादा बात अपने टीचर्स की मानते हैं। जी। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा बात अपने टीचर्स को मानते हैं, तो टीचर्स को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा। और पहले जांच करने के लिए बहुत सारी, जैसे सर्वाइकल कैंसर, जी। सर्विक्स में कैंसर है, तो फीमेल को ये पता होना चाहिए कि हाइजीन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमें कैसे मेंटेन करना है। ये मैं आपको बीच में पूछना चाहूँगी आपसे ये प्रश्न, जो आपने सर्विक्स कैंसर के बारे में बताया, तो ये कैसे होता है, क्योंकि इसके बारे में पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जी। जिसको पैप स्मीयर बोलते हैं। तो यंग एज में, और ये कैंसर का खतरा यंग एज में ही ज़्यादा होता है। अच्छा। तो हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो एक सर्वाइकल स्मीयर लेते हैं एक स्लाइड में, तो वो जो सेल्स आते हैं उनको देखकर हम बताते हैं कि जो चेंजेस हैं, जो कंप्लेन हैं, वो इन्फेक्शन के कारण है या रियली एक ये खतरे की घंटी है। तो शुरू में ही अगर पता चल जाता है तो हम कैंसर को रोक सकते हैं। जी। इसमें वायरस से भी होता है, तो वायरस तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो वायरस एक सेल को अफेक्ट करता है, तो उस सेल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये वायरस से रिलेटेड चेंजेस हैं, और उसको भी रोका जा सकता है, और इससे तुरंत ही रोकथाम की ज़रूरत है। जी। जी। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को। हमें इतनी भिन्नता के साथ और इतनी सरलता के साथ आपने ये बताया कि हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, और आपने इवन कैंसर के बारे में भी बताया, हमें जागरूक किया है कि इसके बारे में जानना ज़रूरी है और हर किसी को जागरूक होना चाहिए।
तो मेरा अगला प्रश्न, चूँकि ये दिशाएं जो कार्यक्रम हैं, विशेषतर हम आज बात कर रहे हैं रोज़गार के बारे में, रोज़गार के अवसर के बारे में, तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होगा कि पैथोलॉजी में रोज़गार के क्या क्या अवसर हैं और कैसे कोई भी आगे बढ़ सकता है सब अवसर को प्रदान जो भी किए जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत चैलेंजिंग ब्रांच है और अपकमिंग ब्रांच है, बहुत आगे जा रहा है। तो इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी हैं। जो बच्चे MBBS में प्रवेश नहीं कर पाए नीट के थ्रू, तो वो 10+2 के बाद BMLT के कोर्स में जा सकते हैं, जिसमें वो लैब टेक्नीशियन बनते हैं जी। उनको मशीनों की जानकारी होती है और आजकल ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत हो रहा है, तो उसमें हम OT के अंदर ही बता सकते हैं, तुरंत ही निकाल कर टिश्यू हम सर्जन्स को गाइड कर सकते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा है अभी। केवल उतनी ही दूर को निकालने से OT के अंदर ही हम उसको तुरंत ही बताते हैं, जिससे उनको सर्जरी वहीं स्टॉप करनी है, सर्जरी वो आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो मशीन की प्रक्रिया है जिसमें टिश्यू को चलाया जाता है, इसमें हमारे टेक्नीशियंस करते हैं, ये हम नहीं कर सकते। वो टेक्नीशियंस करते हैं, स्लाइड बनाना, हमें प्रदान करना, वो सारा टेक्नीशियंस का काम होता है। वो बहुत ऊंचाई तक, अगर आपका वो टारगेट है, बच्चा आपका अच्छा है पढ़ने में, तो उस ब्रांच में भी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। उसमें MSc भी कर सकता है, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जहाँ वो जाकर ट्रेनिंग ले सकता है, कोर्स कर सकता है, फेलोशिप कर सकता है और बहुत ऊंचाई तक बढ़ सकता है जी। तो ये भी एक BMLT का कोर्स है। DMLT है वो उससे नीचे की डिग्री है, डिप्लोमा, वो 1 साल का होता है। BMLT 3 साल का कोर्स होता है। ये मेडिकल कॉलेज में भी चलता है, ऐसे यहाँ IGMS में ये कोर्स चलता है, PMCH में भी चलता है और बहुत जल्दी हमारे इंस्टीट्यूट में भी शुरू हो जाएगा। ये 3 साल की पढ़ाई है। तीसरे साल में, क्योंकि डायग्नोस्टिक ब्रांच में अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आप कोरोना के समय में बहुत सुने होंगे जी। तो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जिससे बेसिक सारी जांच होती हैं। कोई लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो वो लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उसमें देखते हैं, मशीन पे काम करते हैं और हमें बताते हैं, प्रदान करते हैं आगे उसका निराकरण और फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए, जिससे हमारे क्लिनिशियन सही ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, लोगों को जानकारी नहीं है। रिसर्च में भी बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में रिसर्च का एक अलग से ब्रांच है, जिसमें हमें आज के समय में IIT की भी हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे मशीन है, हम मशीन के एक्सपर्ट नहीं हैं जी। अच्छा, हम मनुष्य के शरीर के सेल के एक्सपर्ट हैं। अच्छा। लेकिन उस सेल को मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना आ गया है जी। तो उसमें हमें आजकल इंजीनियर्स भी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा। तो हम IITs के साथ MOU भी करके साथ में आपस में काम कर सकते हैं। और अभी मोदी जी का प्लान है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को इंडिया में बनाओ, तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं। और क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के इसमें एक्सपर्ट है, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि हमें किस तरह का चीज़ चाहिए। जैसे अगर किसी को कैंसर हुआ, तो आजकल उसका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है, ज़िंदगी बढ़ गई है, क्योंकि डायग्नोसिस सही समय पर हो रहा है और ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू हो रहा है। तो तरह तरह के हम लोग अपना आइडिया बताते हैं, वो लोग उसको इनोवेट करके, इनोवेटिव पैथोलॉजी भी है, तो हम उन्हें इनोवेट करके वो बता सकते हैं, हमें इस तरह का डिज़ाइन का इंस्ट्रूमेंट अगर आप बना देते तो हमें इसे पता चल जाता कि हमें क्या करना है। तो आजकल के समय में तो इंजीनियर्स भी हमें हेल्प कर रहे हैं और हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ये केवल पता होना चाहिए। गांव-गांव में जाकर स्क्रीनिंग प्रोग्राम का भी प्रचार करना कि क्या क्या स्क्रीनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है और हम चला सकते हैं गांव में जाकर। जैसे मेडिकल साइंस में CFM एक डिपार्टमेंट होता है जो गांव-गांव में जाकर के लोगों को अवेयर करता है। अच्छा। तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं कहीं पे एक कैंप लगाकर, और लेकिन कैंप लगाना एक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत भीड़ हो जाती है। तो लोगों को अवेयर करना, और इसमें मीडिया सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि एक साथ ये मास मीडिया है जिससे एक साथ हजारों करोड़ों लोगों को ये पता चलता है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है और हमें क्या क्या चीज़ समझना चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए। तो हमारे युवाओं को इसमें बहुत अवसर है जी। उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है,
हमें किस डायरेक्शन में जानना है, और पेरेंट्स को अपने बच्चे को ये उनको देखना है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, उनको हम किधर ले जाएं। जी जी। तो पैथोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत सारी ब्रांच हैं जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी हमें। अब मेरा जो अगला प्रश्न होगा आपसे, चूँकि हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजी में नए अवसर के बारे में, तो आपने तो बताया कि अगर कोई बच्चे नहीं कर पाते हैं MBBS तो वो पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी वो एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा प्रश्न ये होगा, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा पैसे, वो क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में? अगर पैथोलॉजी को वो चूज़ करना चाहें तो उनके लिए क्या पैथोलॉजी चूज़ करने के लिए जी। तो पहले नीट ही compete करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। और MBBS का कोर्स करना पड़ेगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और MBBS करने के बाद MD करना होगा, तभी आप पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली एक ह्यूमन बीइंग के डिजीज़ और ट्रीटमेंट से जुड़ गए। जी। तो अगर आपको ह्यूमन बीइंग के बारे में ही जानकारी नहीं है, आपने उसकी पढ़ाई ही नहीं की है, तो आप वो कैसे संदेश देंगे? तो बेसिक तो MBBS है, और गवर्नमेंट बहुत सस्ते में पढ़ाती है। जी। पैसे नहीं लेती है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा। अगर आपका बच्चा अच्छा है पढ़ने में, आप उसको नीट में अपीयर होने दीजिए। धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छे प्लान्स आ रहे हैं। जब मैं पढ़ाई की थी तो स्टेट का अलग से एग्ज़ाम होता था, सेंट्रल का अलग से एग्ज़ाम होता था। अब तो इकट्ठे एग्ज़ाम होता है, पूरे इंडिया के एक साथ एग्ज़ाम होता है। एम्स का एग्ज़ाम अभी अलग हो रहा है, जिसमें मैं हूँ कार्यरत। इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है हम लोगों के पोस्टिंग के लिए। अच्छा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरव्यू लेती है और चुनकर हमें भेजती है, इस उम्मीद के साथ कि हम लोगों के काम आए, डायग्नोसिस जल्दी करें, जिससे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सके, लोगों का सर्वाइवल बढ़े। और बढ़ा भी है। अच्छा। बढ़ा भी है पहले से सर्वाइवल, अगर सही समय पर जांच हो जाए, सही समय पर डायग्नोसिस हो जाए और सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाए। जी। मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत जो 1 साल का बच्चा है और अगर मदर ये देखती है कि उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे छोटे, अगर हम ये बोलते हैं कि दाना की तरह आ गए, या ब्रश करते समय खून निकल रहा है, मसूड़े से। तो आप मसूड़े से अगर खून निकल रहा है तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत लेकर जाएं। हो सकता है किसी एक बड़े बीमारी का ये संकेत हो। अच्छा। और अगर 1 साल के अंदर विदिन 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर हम ये डायग्नोसिस कर देते हैं, और विदिन 10 डेज के अंदर अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो 100% क्योर है। अच्छा। ये मैंने देखा है बहुत बच्चों में। तो कभी भी देर नहीं करना चाहिए इससे, और ये घबराना नहीं चाहिए कि हमारे ये डायग्नोसिस निकल गया। आप उसका सॉल्यूशन देखिए, डॉक्टर की बात सुनिए। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें आगे जा सकते हैं। जी, चलिए, आपने तो ये भी बता दिया कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पैथोलॉजी करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि MBBS को क्वालिफाई करना होगा पैथोलॉजिस्ट बनने के जी। लिए। नहीं तो फिर अगर आप टेक्नीशियन बनते हैं तो पैरामेडिकल कोर्स हैं इसके लिए। उसके बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 है। जी जी जी। तो और उसमें जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी, आपका एक्सपीरियंस, +2 और BMLT करने के बाद आपको एक लैब टेक्नीशियन का जॉब मिलता है। पहले आप जूनियर टेक्नीशियन होते हैं, फिर सीनियर टेक्नीशियन होते हैं। वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो हमें कभी कभी गाइड करते हैं जी। कि कैसे क्यों है। जैसे हम लोग उनको बोलते हैं कि आप बस इतना थिन हमें टिश्यू काट कर दे, ये उनकी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा। ये हम उनको ऑर्डर करते हैं, तो वो किसी भी हाइट तक जा सकते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं, वहाँ भी हेल्प कर सकते हैं। आजकल टेलीपैथोलॉजी भी होने लगा है। अच्छा। तो उसमें हमें इंजीनियर्स भी हेल्प करते हैं। हमें कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे उनसे कोरिलेट करें, कैसे उनसे संवाद करें, जिससे हम बाकी अगर किसी केस में हम फंस गए तो हम कैसे उससे भी अच्छे एक्सपर्ट से। बहुत सारे ब्रांचेस में DM शुरू हो गया है, फेलोशिप शुरू हो गया है। आजकल किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। तो उन सभी चीज़ों में पैथोलॉजी विभाग का बहुत बड़ा रोल है। बिना पैथोलॉजी विभाग के ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते जी। तो ये इम्पोर्टेंस है और ये लोगों को समझना होगा। ये अच्छा ब्रांच है ये। आप पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आते हैं
क्योंकि ब्रांचेस, जैसे मैंने कहा ना ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें कुछ भी कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल एक बहुत ही पतले सुई से सेल निकाल कर और उसको देखकर बता देते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है जी। वो उसकी ज़िंदगी में वो होती है, उसका एक ट्रीटमेंट, एक ड्यूरेशन है और पेशेंट को उसको फॉलो करना होता है। जी। और मैम मैं ये जानना चाहूँगी, आपने तो बीमारियों के बारे में भी बहुत चर्चा की, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी कि स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या कुछ करना चाहिए कि ये बीमारियाँ हो ही ना। ये तो संभव नहीं है कि बीमारी हो ही ना, लेकिन ये बात है कि स्वस्थ रहने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे वो मोबाइल और टीवी, जी जी, इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है, बहुत दुष्प्रभाव हो रहा है, आँख में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, रेडिएशन हो रहा है। जी जी जी। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि रेडिएशन हो रहा है, इसीलिए कैंसर के बहुत केसेस आ रहे हैं। तो बच्चों को तो एजुकेट करना पड़ेगा और बच्चों को एजुकेट करने में सबसे पहले टीचर जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। जी जी जी। अंत में मैम आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी और चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, कुछ संदेश दें, कुछ टिप्स दें कि क्या कुछ ज़रूरी है हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए और हम अपने क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी तो प्लीज़ आप दीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जी जी, जो आपने शुरुआत में ही कहा था। जी जी बिल्कुल। और स्वस्थ रहने के लिए आप कितने भी बिजी हों, आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल धीरे धीरे करके लोगों को बहुत बढ़ रहा है। अपने खान पान पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा तला छना नहीं करें। आप अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो आपके अगल बगल वाले लोग भी साफ़ सफाई रखेंगे। जी जी जी। आजकल गवर्नमेंट उसमें बहुत जोर दे रही है। एक लाउड स्पीकर लगा होता है और उसमें हमेशा वो कूड़ा को कैसे 2 कलर के पॉलीथीन में डालें ये बताते हैं। तो वो फॉलो हमें करना है जी, तभी आपके बच्चे फॉलो करेंगे। और बच्चे लोग ये बोलते हैं कि घर में अपने पेरेंट्स को जो बच्चे देखते हैं करते हुए उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जी जी। और ये बहुत सही है, उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हाइजीन मेंटेन करना, आप अपना घर साफ़ रखेंगे, अपने अगल बगल को साफ़ रखेंगे जी। तो इससे तो अभी डेंगू बहुत फैल रहा है। जी जी। क्योंकि पानी का जमाव है जगह जगह पर। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर अगर पानी का जमाव है तभी डेंगू होगा। जी जी। ऐसा नहीं है, मच्छर उड़कर आपके घर आ रहे हैं वो। अच्छा। तो लोगों को ये एजुकेट करना होगा और शुरुआत घर से ही होती है। जी। तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि बीमारी हो ही ना। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, इसके लिए बहुत सारे प्लानिंग होते हैं और फॉलो करना हमें है। जी जी। ये कैसे फॉलो करें। जी। तो बीमारी कम होगी, बिल्कुल रुकेगी ये तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा घटा सकते हैं, जो तेज़ी से ये चेंजेस आ रहे हैं। जी जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमें इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली आज इस कार्यक्रम के ज़रिए, दिशाएं के ज़रिए। हाँ, जो कि हमारा आज चर्चा का विषय था वो बहुत ही खास था, क्योंकि हमने आज बात किया पैथोलॉजी में नए अवसर के बारे में, साथ ही साथ हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। और आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम से आप बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे और इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी मैम कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और अपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया आपने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने। तो दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में यानी कि अगली कड़ी में हम इसी कार्यक्रम दिशाएं में एक नए आयाम के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नई दिशा के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, यानी अंकिता किरण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।